मैं लगभग एक सप्ताह के बाद आप लोगों के बीच में आ रहा हूं और आने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि परिवर्तन आईएएस का जो यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट किया है उस पे बहुत से बच्चों का कुछ एग्ज़ाम है जो होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम के संदर्भ में उन लोगों ने मैसेज बॉक्स में टिप्पणी की कि सर इससे संबंधित अगर टॉपिक आप पढ़ा दें तो हम लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। तो आज उसी के सिलसिले में मैं आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो सही कहा जाए तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम की जान है। चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम को जानना जरूरी है इस टॉपिक के लिए, इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और पार्लियामेंट्री सिस्टम पे यानी संसदीय शासन प्रणाली का मेरा जो वीडियो होगा उसको जरूर देखिएगा। संसदीय शासन प्रणाली का या पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो थीम है वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो गवर्नमेंट्स फॉर्म होती है, सरकार का जो गठन होता है वो लेजिस्लेचर से होता है, विधायिका से होता है। तो जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में विधायिका एक तरफ और एग्जीक्यूटिव एक तरफ होती है। अब सरकार उसी की बनती है, उसी राजनीतिक दल, उसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनती है जिसकी लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी हो। तो बहुमत की सरकार बन जाती है। ऐसे सरकार को कैसे रिस्पॉन्सिबल किया जाए, कैसे उत्तरदायी बनाया जाए? सरकार के ऊपर नियंत्रण लगाने के क्या क्या उपाय होने चाहिए जिससे सरकार मनमाना ना कर सके? यूपीएससी मेंस का सवाल भी है। प्रारंभिक परीक्षा में भी अनेक सवाल पूछे गए कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। यह सवाल है, मेंस का सवाल है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर कैसे कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, यानी भारत सरकार को, या कार्यपालिका को नियंत्रित करने के क्या क्या साधन हैं। हम इसी के ऊपर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं जिसकी हेडिंग मैं देता हूं आपको, संसदीय प्रक्रिया। पार्लियामेंट्री प्रोसेस, पार्लियामेंट्री प्रोसेस। इस पार्लियामेंट्री प्रोसेस में हम देखेंगे कि सरकार जो इस वक्त हमारे मोदी जी की सरकार है, या हम कहें कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है जिसमें मेजर रोल बीजेपी का है, तो ऐसे भारत सरकार को कैसे नियंत्रित किया जाता है? व्यवस्थापिका के सदस्य कैसे उसको नियंत्रित करते हैं? तो एक सरसरी निगाह आप डालें कि जो हमारा लोकसभा सचिवालय होता है या राज्यसभा सचिवालय कमोवेश ऐसे ही बना रहता है। ये आप देखेंगे तो ये बीचों बीच एक टेबल होता है जिस पे लोकसभा सचिवालय के वर्किंग स्टाफ होते हैं। ये अध्यक्ष या सभापति, ऐसे अध्यक्ष या सभापति के बाएं तरफ विपक्ष होती है और उसके दाएं तरफ यानी राइट साइड रूलिंग पार्टी होती है। इस अपोजिशन के लिए कुल सीट का 1/10 सीट होना आवश्यक है।
यानी एक तरफ रूलिंग पार्टी है जिसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है, उसके अलावा जो भी विपक्ष में राजनीतिक दल हैं, उन सारे के सारे विपक्ष में शामिल पॉलिटिकल पार्टी में से उसी पॉलिटिकल पार्टी को अपोजिशन का दर्जा या स्टेटस दिया जाएगा, जिसे लोकसभा की कुल सीट का कम से कम 1/10 सीट प्राप्त हो। अगर इससे कम सीट प्राप्त है तो उसे अपोजिशन के रूप में रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा कि विपक्ष में सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है, लेकिन उसके पास लोकसभा की कुल सीट का 1/10 सीट नहीं है। कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि हमें विपक्ष के रूप में मान्यता दिया जाए, लेकिन वो इस शर्त को पूरी नहीं कर पा रही थी। जब इस शर्त को पूरी नहीं कर पा रही थी तो फिर उसने मांग क्यों किया कि हमें अपोजिशन के रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया जाए? वजह था कि उसके नेतृत्व में जो यूपीए है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को इससे ज्यादा सीट है, 1/10 से ज्यादा सीट है, लेकिन जो रूल्स है उस रूल्स में यह है कि किसी अलायंस को विपक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, बल्कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज को, और उस पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाएगी जो कुल सीट का 1/10 प्राप्त करे। तो इस लिहाज से, यानी इस रूल्स के हिसाब से कांग्रेस इस शर्त को पूरी नहीं कर पा रही थी, इसलिए विपक्ष का दर्जा नहीं मिला। एक बात। दूसरी चीज कि 1997 में एक रूल्स यह भी बना कि विपक्ष के रूप में जिस पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता दिया जाएगा वह पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष के रूप में होगी। तो जाहिर सी बात है कि उस विपक्ष का अपना एक नेता भी होगा, जिसे हम विपक्ष का नेता कहते हैं। और इस विपक्ष के नेता को 1997 में यह प्रोविजन किया गया कि इसका वही स्टेटस होगा जो किसी कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस होता है। यानी 1997 में प्रोविजन ये किया गया कि विपक्ष के नेता को वही सहूलियत मिलेगी, वही फैसिलिटीज मिलेगी, वही स्टेटस होगा जो कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं 2 मिनट के लिए आप लोगों को ध्यान दिला दूं कि जैसे यहां पर सत्ता पक्ष का नेता होता है, सत्ता पक्ष का नेता हमारा प्रधानमंत्री होता है, सत्ता पक्ष का नेता हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, और इसी के आदेशानुसार, इसी के निर्देशानुसार अन्य लोग कार्य करते हैं। किसी विधेयक पर वोट करना है, विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, कौन देगा यह उस पार्टी का अध्यक्ष तय करता है, नेता तय करता है। ठीक वैसे ही कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के 3 पार्ट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में मैंने बताया है, कैबिनेट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारे मंत्री इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इसी के द्वारा दिए गए डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक उसी प्रकार विपक्ष का जो नेता होता है, उस नेता के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन उस पॉलिटिकल पार्टी यानी विपक्ष के रूप में जिस राजनीतिक दल को मान्यता दी गई है, उसके सारे मेंबर्स इस नेता के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, जिससे ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट कहा जाता है, छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। खैर, एक फैक्ट्स था जो मैंने आपके बीच चर्चा की। अब हम मुद्दे के ऊपर आते हैं। अध्यक्ष के बाएं तरफ अपोजिशन और दाएं तरफ सत्ता पक्ष होती है। ये जो मैंने आपके बीच बनाया है, ये देखिए
यू आकार का दिखेगा। ये जो लाइन मैंने खींचा है ये एकदम यू आकार का दिखेगा, जिसे हम, ये वो स्थान है जिसे वेल ऑफ हाउस कहा जाता है, सदन का घूंघट कहा जाता है। सदन के घूंघट कहने के पीछे जो इंटेंशन है वो ये है कि ये वो स्थान होता है जहां पर चाहे दाएं तरफ बैठे हुए सदस्य हों चाहे बाएं तरफ बैठे हुए सदस्य हों, ये वो स्थान होता है जहां पर किसी भी सदस्य का प्रवेश वर्जित होता, प्रोहिबिटेड होता है। यह संसदीय परंपरा है। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम कन्वेंशन बेस्ड है। ब्रिटेन से हमने लिया तो ब्रिटेन में ऐसा कहा जाता है कि कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हालांकि यह सही बात नहीं है, वहां पे भी रिटन डॉक्यूमेंट्स है। तो ऐसे संसदीय शासन व्यवस्था पूरी तरह परंपराओं पर आधारित है। तो ये एक परंपरा हमारे वहां भी कि ये वो स्थान है जिसकी मर्यादा का ये लोग भी ध्यान रखेंगे और सत्ता पक्ष के तरफ से भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरते चला गया, देश हमारा आजाद हुआ। आजाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। लागू होने के बाद से आप देखेंगे कि जो माननीय संसद सदस्य हैं, इनके आचरण से जो संसदीय परंपराएं थी वो परंपराएं धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं। हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो परंपराएं मजबूत थी उनका ह्रास हो रहा है। कैसे? तो जो वेल ऑफ हाउस है, यहां पर किसी भी सदस्य का प्रवेश वर्जित, चाहे अपोजिशन का हो चाहे रूलिंग पार्टी का हो। लेकिन आज हम देखते हैं कि विपक्ष के तरफ से किसी भी प्रस्ताव का या किसी भी विधेयक का जब विरोध किया जा रहा है तो विपक्ष के सदस्यगण, वेल ऑफ हाउस तो बहुत दूर की बात हो गई, अब अध्यक्ष के आसन के पीछे जाकर विरोध करने लगे हैं। यह परंपराओं का ह्रास है। बहुत से सवाल बन जाएंगे इस पर कि आखिर वजह क्या है कि सदस्यों के आचरण में आज परंपराओं, नैतिकता की कमी दिख रही है। क्या वजह है? वजह कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि 90 के दशक के बाद से राजनीति में अपराधियों का कैसे बोलबाला हुआ। आज धन बल जिसके पास है वो राजनीति में है। 36% पिछले लोकसभा के गठन में जितने क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के थे आज 44% हो गया है। तो जब हमारे इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के लोग जाएंगे तो उनसे हम नैतिकता की अपेक्षा नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि जिस कन्वेंशन पर, जिस ट्रेडिशन पर पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड थी, ऐसे भ्रष्ट लोग, ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग उन परंपराओं का पालन नहीं करेंगे। नतीजा क्या देखने को मिलता है? नतीजा यह देखने को मिलता है कि इस पवित्र मंदिर में, लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में मिर्ची स्प्रे इस्तेमाल होता है, नोटों की गड्डियां उछाली जाती हैं। हद तो और तब हो जाती है जब अध्यक्ष या सभापति के आसन पर पहुंचकर सभापति के हाथों में जो विधेयक होता है उसको छीन लिया जाता है और फाड़ भी दिया जाता है। बहुत से ऐसे सवाल हैं, लेकिन अभी उस पर हम नहीं चर्चा करेंगे। अभी मुख्य विषय हमारा यह है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर इस एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करती है, नियंत्रित कैसे करती है। सरकार है, मेजॉरिटी की सरकार है, लेकिन मनमानी नहीं कर सकती। जो भी मंत्री हैं, ऐसे मंत्री गण के द्वारा जो कार्य किया जाता है उस कार्य के संबंध में इनके द्वारा सवाल पूछे जाएंगे और जो मंत्री अपने विभाग से संबंधित जो भी कार्य करेगा उन सवालों का जवाब उसे देना पड़ेगा। सदन में उसे उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा।
जिसकी शुरुआत जो होती है हम उसी को नाम देते हैं क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर यानी प्रश्नकाल। प्रश्नकाल किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं डेफिनेशन की बात है। अब आप देखें कि संसदीय शासन व्यवस्था में यह सरकार बन गई। सरकार 24 घंटा काम करती है। जो भी काम करेगी उन कार्यों के संदर्भ में उससे जो सवाल पूछा जाएगा उन सवालों का जवाब उन्हें सदन में देना पड़ेगा। आज यह सवाल हो सकता है कि पूरा विश्व कोविड-19 जैसे महामारी से जूझ रहा है। भारत जैसे विकासशील देश जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है, जनसंख्या हमारी ज्यादा है, जाहिर सी बात है कि जब रिसोर्सेज कम होंगे, जनसंख्या ज्यादा होगी, तो हमारे सारी आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार के द्वारा नहीं की जा सकती। लेकिन यह जरूर है कि कोविड-19 जैसे महामारी का सामना करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए, जो पॉलिसीज अपनाए, विपक्ष यह सवाल पूछेगी कि आपने जो नीतियां अपनाई इस महामारी का सामना करने के लिए, लोगों को इस महामारी से उबारने के लिए, वो कारगर नहीं हुई। 1500 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 2-2 हजार किलोमीटर लोग पैदल चलने को मजबूर हो गए, अपने घर को जाने के लिए मजबूर हो गए। तो यह सवाल पूछेगी, कौन पूछेगा? विपक्ष। विपक्ष को अधिकार है कि सवाल पूछे, और विपक्ष के द्वारा जो भी सवाल पूछा जाएगा उन सवालों का जवाब सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और इसी की जो शुरुआत होती है उसको हम क्वेश्चन आवर कहते हैं। जो लोकसभा प्रोसेस है, कार्य मंत्रणा, लोकसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियम, लोकसभा प्रक्रिया और कार्य मंत्रणा नियम, इस चूंकि लोकसभा में कौन सी कार्रवाई कब की जाए, कौन से सवाल कब पूछे जाएं, जैसे तारांकित प्रश्न है, अतारांकित प्रश्न है, अल्पकालीन सूचना के प्रश्न है, आधे घंटे की चर्चा है, स्थगन प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, ये सब कब लाए जाएं, ये वर्किंग एडवाइजरी कमेटी तय करती है, कार्य मंत्रणा समिति तय करती है, जिसका अध्यक्ष स्वयं स्पीकर होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा प्रक्रिया नियम, कार्य मंत्रणा नियम के अनुसार, नियम में ये बातें निर्धारित की गई कि जो नियम 32 है, लोकसभा प्रक्रिया और कार्य मंत्रणा समिति नियम 32 कहता है कि प्रश्नकाल कहते किसे हैं? तो प्रत्येक सदन की पहली बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। प्रत्येक सदन की पहली बैठक, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, प्रत्येक सदन की पहली बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। यह डेफिनेशन हमसे सिविल सर्विसेज में भी पूछा है और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी पूछा है। तो कभी भी पूछे कि प्रश्नकाल किसे कहते हैं, तो जहां कहीं भी लिखा हो कि प्रत्येक सदन की पहली बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, ये लगा दें आप। अब ऐसे प्रश्नकाल का जो समय है अपने वहां, वो सामान्यतः 11 बजे, तो 11 से लेकर 12 बजे तक यह प्रश्नकाल। दूसरा सवाल देगा कि प्रश्नकाल कितने समय का होता है? 1 घंटे का।
इस प्रश्नकाल में विपक्ष के द्वारा 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, और तीसरा अल्प सूचना के प्रश्न। ये 3 प्रकार के सवाल होते हैं, स्टार बेस्ड क्वेश्चन, नॉन स्टार बेस्ड क्वेश्चन और शॉर्ट टाइम क्वेश्चन होता है। ये 3 प्रकार के सवाल प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाते हैं। कंडीशन क्या है? अब सवाल पूछेगा कौन? विपक्ष पूछेगी। अब विपक्ष के रूप में भी जान लें, जैसे विपक्ष में से एक सेगमेंट में निकालूं कांग्रेस को, कि कांग्रेस पार्टी का कोई अगर लोकसभा सदस्य है, वह सवाल पूछना चाहता है, तो सवाल वही पूछेगा जो पार्टी का अध्यक्ष तय करेगा। जिस पार्टी से होगा उस पार्टी का अध्यक्ष जब उसका नाम लेगा कि हां सवाल फला को पूछना, वही पूछेगा। मनमर्जी नहीं है कि जिसको मर्जी वही सवाल पूछे, पार्टी तय करती है। अब अगर कांग्रेस का कोई भी लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य लोकसभा में या राज्यसभा में सवाल पूछता है, तो सवाल पूछेगा किससे? तो सवाल 2 लोगों से पूछ सकता है। आप कहेंगे कैसे? सवाल 2 लोगों से पूछ सकता है, सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष। जैसे मैंने आपसे भी चर्चा किया कि भारत प्रधानमंत्री होता, प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या करता है? वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाता है, मंत्री परिषद को बनाता है। और मंत्री परिषद के बारे में आपको मालूम है कि जो संशोधन हुआ, उस संशोधन के द्वारा यह प्रोविजन किया गया कि मंत्री परिषद की सदस्य संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा सदस्यों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी। तो हम अगर अंक के रूप में ले लें कि इस मंत्री परिषद में अधिकतम 81 या 82 सदस्य लगभग होंगे, एक मैंने बात रखी। प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में इससे ज्यादा लोग नहीं होंगे, 15% से ज्यादा नहीं होंगे लोकसभा सदस्यों के। मान लीजिए कि 81 लोग हैं और लोकसभा में इसे बहुमत हासिल। और आज आपको मालूम है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी तो है, बहुमत भी 284, 280 से ज्यादा उसके सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, लेकिन अन्य दलों को भी साथ में लिए हैं, जिससे उनकी संख्या लगभग 325 हो जाती है। ये सत्ता पक्ष के लोग हैं। अब आपको जानना है, क्या जानना है? कि ये 325 मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। इस 325 में से 81 मंत्री परिषद में शामिल हैं। और जब 81 में से किसी के द्वारा कोई प्रस्ताव या कोई बिल लाया जाता है, तो हम उसको सरकारी प्रस्ताव, हम उसको सरकारी प्रस्ताव या सरकारी विधेयक कहते हैं। इन मंत्रियों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, वो सरकार के द्वारा किया हुआ कार्य कहा जाता है। इस 81 के अलावा भी इसमें बचे, जैसे मान लें कि 230 बच गए। इस 325 में से 81 निकाल दें तो एक बात मैं कहा कि 230 बच गए। इन 230 के द्वारा कोई प्रस्ताव या कोई विधेयक लाया जाएगा तो उसको हम गैर सरकारी प्रस्ताव कहते हैं। गैर सरकारी प्रस्ताव कहते हैं। ध्यान रहे कि मंत्री परिषद में शामिल जो मंत्री हैं, उनके द्वारा कोई प्रस्ताव या विधेयक लाया जाता हो, उसको हम सरकारी प्रस्ताव या सरकारी विधेयक कहते हैं। लेकिन जो मंत्री परिषद में शामिल नहीं है किंतु सत्ता पक्ष में शामिल हैं, उनके द्वारा अगर कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो हम उसको गैर सरकारी प्रस्ताव या गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। तो सवाल पूछेगा कौन? विपक्ष पूछेगी। किससे पूछेगी? सत्ता पक्ष से। सत्ता पक्ष से, तो सत्ता पक्ष में ये भी शामिल है, सत्ता पक्ष में ये भी शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि गैर सरकारी सदस्यों से भी सवाल पूछे जाते हैं। वो भी उस प्रस्ताव के लिए, विधेयक के लिए जिम्मेदार हैं। उनके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, उस कार्य का भी उन्हें जवाब सदन में देना पड़ेगा। अब अगर विपक्ष के द्वारा सवाल पूछा जाता है
तो कंडीशन क्या है, इन तीनों के संदर्भ में क्या कंडीशन है कि कोई भी अगर विपक्ष का सवाल पूछना चाहता है तारांकित, अतारांकित या अल्पकालीन सूचना के प्रश्न, तो उसे कम से कम 10 दिन पूर्व और अधिकतम 21 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होगी। किसको? अध्यक्ष को, महासचिव को। अगर विपक्ष के किसी भी सदस्य के द्वारा तारांकित, अतारांकित या अल्पकालीन सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो सवाल तभी पूछे जाएंगे जब उसने कम से कम क्या किया हो, 10 दिन पहले लिखित सूचना दिया हो या अधिकतम 21 दिन पूर्व लिखित सूचना दिया हो। अगर वह कम से कम 10 दिन पहले लिखित सूचना नहीं दिया है तो फिर उसे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। यह कंडीशन है। तो इन तीनों के बारे में यह कॉमन बात है कि तारांकित प्रश्न पूछना चाहता है या अतारांकित प्रश्न पूछना चाहता है या अल्पकालीन सूचना के प्रश्न पूछना चाहता है, कौन पूछेगा? विपक्ष का कोई सदस्य पूछेगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि उसे कम से कम 10 दिन पहले या अधिकतम 21 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी अध्यक्ष को। अब आपके जहन में आए बात कि अध्यक्ष को क्यों देना जरूरी है? तो चूंकि सवाल तो पूछा है इसने, सपोज करें सवाल पूछा किससे है? फाइनेंस मिनिस्टर से, वित्त मंत्री से। तो पहली बात कि अगर वित्त मंत्री से सवाल पूछा है तो वित्त मंत्री को ही सवाल का जवाब देना होगा। अगर किसी कारणवश वित्त मंत्री मौजूद नहीं है तो अपने जगह पर किसी को नॉमिनेट करेगा। दूसरी बात कि वित्त मंत्री से जो सवाल पूछा गया, चाहे सकल घरेलू उत्पाद के बारे में पूछा जाए या फिजिकल डेफिसिट के बारे में पूछा जाए या मॉनेटरी डेफिसिट के बारे में पूछा जाए या गवर्नमेंट्स के एग्जिम पॉलिसी के बारे में पूछा जाए, तो जाहिर सी बात है कि उन सवालों का जवाब वित्त मंत्री देगा। लेकिन वित्त मंत्री तब देगा जब सवाल उसको मालूम हो। तो कम से कम जब 10 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जाएगी तो अध्यक्ष क्या करेगा? वह लिखित सूचना दे देगा, पहुंचवा देगा। किसको? वित्त मंत्री को। किस लिए? ताकि वह उस समय के भीतर उन प्रश्नों का जवाब सही ढंग से तैयार कर सके। अब प्रश्न पूछने वाले ने सवाल पूछा, किससे पूछा? वित्त मंत्री से। इसका मतलब यह हुआ कि इस कंडीशन को वो फॉलो किया होगा। अध्यक्ष ने क्या किया? अध्यक्ष ने उस सवाल को संबंधित मंत्री को दे दिया। अब संबंधित मंत्री तो उस समय सीमा के भीतर सवाल का जवाब तैयार करेगा। एक बात, सवाल पूछने वाले ने सवाल पूछा, किससे पूछा? फाइनेंस मिनिस्टर से। फाइनेंस मिनिस्टर उस सवाल का जवाब किस रूप में देगा, यह फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि सवाल पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सवाल पूछने वाला चाहता है कि मेरे सवालों का जवाब ओरल दिया जाए, मेरे सवालों का जवाब रिटन में दिया जाए, तो निश्चित रूप से यह सवाल का जवाब ओरल में देंगे या रिटन में देंगे। अब अगर सवाल पूछने वाला चाहता है कि वित्त मंत्री महोदय मेरे सवालों का जवाब ओरल दें, मौखिक दें, तो जिन प्रश्नों का उत्तर मौखिक होता है, हम उसी को तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांक लगा होता है ऐसे प्रश्नों पर। बहुत आसान है कि तारांकित प्रश्न पूछने वाला पूछे कि किसे कहते हैं, जवाब देंगे कि जिन प्रश्नों का उत्तर मौखिक होता है, हम उसी को तारांकित प्रश्न कहते हैं। अब प्रश्न पूछने वाले ने वित्त मंत्री से फिजिकल डेफिसिट के बारे में सवाल पूछा और कहा कि मेरे सवालों का जवाब ओरल दिया जाए, तो वित्त मंत्री उस दिन सदन में मौजूद होंगे और उन सवालों का जवाब ओरल देंगे, मौखिक देंगे। जाहिर सी बात है कि जब वित्त मंत्री सदन में मौजूद होकर उन सवालों का जवाब ओरल देंगे तो प्रश्नकर्ता यानी सवाल पूछने वाला
सदन में मौजूद होगा। अगर सदन में मौजूद नहीं है तो उसके पटल पर वह लिखित जवाब भी चला जाएगा, लिखित के रूप में जवाब उसके पटल पर दे दिया जाएगा। अब सवाल पूछने वाले ने सवाल पूछा कि फिजिकल डेफिसिट या मॉनेटरी डेफिसिट या एग्जिम पॉलिसी पर कोई सवाल पूछा, वित्त मंत्री ने सदन में जवाब दिया। कैसा जवाब दिया? ओरल आंसर दी। अब ओरल आंसर दे दी, प्रश्न करने वाला सदन में मौजूद है। अब यह क्या कर सकता है कि जवाब देने के पश्चात दो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जिसको हम पूरक प्रश्न कहते हैं, दो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी पलटकर उस पर दो और सवाल कर सकता है। ऐसे तारांकित प्रश्न लोकसभा में या राज्यसभा दोनों में एक दिन में तारांकित प्रश्न 20 होते हैं, 20, यानी तारांकित प्रश्नों की संख्या एक दिन में 20 होती है, यानी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और फैक्ट्स बता रहा हूं आपको कि तारांकित प्रश्नों की संख्या एक दिन में 20 होती है और प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए 8 मिनट का समय दिया जाता है। यानी प्रश्न करने वाला 8 मिनट लेगा, जवाब उसको मिल जाएगा। तो समय निर्धारित होता है। समय निर्धारित होने के पीछे कारण क्या है? तो चूंकि शुरू में मैंने आप लोगों को बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश में ब्रिटेन से लिया गया, और ब्रिटेन में चूंकि कन्वेंशन बेस्ड है, तो जब वहां पर डेमोक्रेसी जैसे जैसे मैच्योर होती गई, शुरुआती दिनों में यह आया कि पार्लियामेंट्रियन स्पोक्समैन के रूप में, जैसे एडमंड बर्क आप सुने होंगे, बहुत बड़ा कंजर्वेटिव विचारक गुजरा। एडमंड बर्क जैसा व्यक्ति जब सदन में खड़ा होता था बोलने के लिए, तो लगातार 24-24 घंटा बोलते रहता था। तो जब विपक्ष का कोई सदस्य, जैसे एडमंड बर्क का नाम मैंने लिया आपको, कि वह सदन में बोल रहा है, तो आप सुनिए, कोई काम ही नहीं होगा, सुनते रहिए। अगला दिन शुरू हुआ, फिर जहां से वो ब्रेक किया था वहीं से पूछना शुरू कर दिया। तो इसलिए अध्यक्ष को शक्ति दी गई कि सबके बोलने का समय निश्चित कर दे, तो समय निश्चित किया गया। अब एक बार फिर रिवाइज कर लें आप कि विपक्ष के सदस्य के द्वारा अगर इनमें से कोई भी सवाल पूछा जाता है, किससे पूछा जाएगा? सत्ता पक्ष। तो सवाल तभी पूछा जाएगा जब वह कम से कम 10 दिन पूर्व और अधिकतम 21 दिन पूर्व लिखित सूचना दे अध्यक्ष को। जिस मंत्री से सवाल पूछा गया वह सदन में मौजूद होगा और उसके द्वारा सवालों का जवाब दिया जाएगा। यदि सवाल का जवाब मौखिक दिया जाता है तो उसी को हम तारांकित प्रश्न कहते हैं। और ऐसे तारांकित प्रश्न का जवाब देने के पश्चात क्वेश्चन पूछने वाला 2 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और पूछ सकता है। एक दिन में लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अब सवाल पूछने वाला चाहता है कि मेरे सवालों का जवाब लिखित दिया जाए, तो जिन प्रश्नों का उत्तर लिखित दिया जाता है, हम संक्षेप में लिख दें कि विपक्ष के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब अगर लिखित दिया जाता है, हम उसी को अतारांकित प्रश्न कहते हैं। यानी अतारांकित प्रश्न वह कहलाता है जिसका जवाब संबंधित मंत्री के द्वारा रिटन में दिया जाता है। इसका मतलब कि वो पहले से तैयार करके लाता है, इस पे समय लगता नहीं है। पहले से तैयार है, पूछने वाले ने पूछा, आपके तक लिखित जवाब पहुंच गया। तो निश्चित रूप से जब लिखित जवाब आपको मिल जाएगा तो पलटकर आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने का अधिकार भी नहीं होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अतारांकित प्रश्नों पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते।
अतारांकित प्रश्नों पर कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 2 फैक्ट्स हो गए। तीसरी बात कि ऐसे अतारांकित प्रश्न लोकसभा में एक दिन में 230 और राज्यसभा में एक दिन में कोई संख्या निर्धारित नहीं है, फिर भी लगभग 200 पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न लोकसभा में एक दिन में 230 पूछे जाते हैं और राज्यसभा में इसकी संख्या निर्धारित नहीं है, फिर भी लगभग 200 पूछे जाते हैं। अब आप देखेंगे कि इन प्रश्नों की, अतारांकित प्रश्नों की संख्या ज्यादा है कि लोकसभा में 230, राज्यसभा में 200 पूछे जा रहे हैं, जबकि तारांकित प्रश्न एक दिन में कितने? तो मैंने आपको बताया कि एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी? 20 होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जाता है। यह तो रही बात तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की। अल्पकालीन सूचना के प्रश्न क्या है? इसका भी कंडीशन वही है कि कम से कम 10 दिन पहले और अधिकतम 21 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी। किसको देनी होगी? अध्यक्ष को। अब इस अल्प सूचना के प्रश्न के बारे में आपको एक बात और जाननी होगी। क्या? कि अल्पकालीन सूचना के प्रश्न के लिए जो सब्जेक्ट होना चाहिए, विषय होना चाहिए, वो पब्लिक अर्जेंट इशू का होना चाहिए, यानी अविलंबनीय लोक महत्व का विषय होना चाहिए। तभी विपक्ष के द्वारा अल्प सूचना के प्रश्न पूछे जा सकेंगे। जैसे देखिए कि अल्प सूचना के प्रश्न, इस पे एक बात गौर करना होगा कि ऐसे अल्पकालीन सूचना के प्रश्न का सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? तो पब्लिक अर्जेंट इशू से संबंधित होना चाहिए, अविलंबनीय लोक महत्व के विषय से संबंधित होना चाहिए। जानना जरूरी, क्या जरूरी कि अल्पकालीन सूचना के प्रश्न गैर सरकारी सदस्यों से नहीं पूछे जाते। ध्यान रखिए, इसलिए मैंने टर्म यहां पर इस्तेमाल कर लिया था कि सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य क्या होते हैं। मंत्री परिषद में जो शामिल मंत्री होते हैं, उनके द्वारा कोई प्रस्ताव या विधेयक या कोई नियम कानून लाया जाता है, उसको हम सरकारी प्रस्ताव या सरकारी नियम कहते हैं। मंत्री परिषद में जो शामिल नहीं है, उनके द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है, उसी को हम गैर सरकारी प्रस्ताव कहते हैं या गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। तो जो अल्पकालीन सूचना के प्रश्न हैं, ऐसे अल्पकालीन सूचना के प्रश्न गैर सरकारी सदस्यों से नहीं पूछे जाते। एक बात हो गई। दूसरी बात कि ऐसे अल्पकालीन सूचना के प्रश्न पब्लिक अर्जेंट इशू पर लाया जाएगा। जिस मंत्री से अल्पकालीन सूचना के प्रश्न होंगे, उसका जवाब देने के लिए वो बाध्य नहीं है कि जिस भी मंत्री से सवाल पूछा जाए विपक्ष के द्वारा, कोई अल्पकालीन सूचना के प्रश्न लाए जाते हैं जो पब्लिक अर्जेंट इशू से संबंधित हो, ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए वो सरकारी मंत्री बाध्य नहीं है, किंतु अध्यक्ष उसे जवाब देने के लिए निर्देश दे सकता है। और जब अध्यक्ष के द्वारा जवाब देने के लिए निर्देश दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से उस मंत्री के द्वारा ऐसे अल्पकालीन सूचना के प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा।
जो वर्किंग एडवाइजरी कमेटी की बात हमने की आपसे, कार्यमंत्रणा समिति, ये वो कार्यमंत्रणा समिति है जो लोकसभा प्रक्रिया नियम भी निर्धारित की कि कौन से सवाल कब पूछे जाएंगे, प्रश्नकाल कब होगा, शून्यकाल कब होगा, स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कब लाया जाएगा। वर्किंग एडवाइजरी कमेटी ने तय किया। उसी वर्किंग एडवाइजरी कमेटी ने यह भी तय किया कि ऐसे अल्पकालीन सूचना के प्रश्न सप्ताह में 2 दिन पूछे जाएंगे। 2 दिन, मंगलवार और मंगल बुध बृहस्पतिवार। यह सप्ताह में 2 दिन होता है। निर्धारित कौन करता है? वर्किंग एडवाइजरी कमेटी, कार्यमंत्रणा समिति, जिसका चेयरपर्सन कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। अब चूंकि मैं एकदम सीक्वेंस से आपको बता रहा हूं, अल्पकालीन सूचना के प्रश्न पार्लियामेंट्री सिस्टम को भारत की देन कहा जाता है। यह हमारे देश में इसकी शुरुआत हुई। अल्पकालीन सूचना के प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव और शून्यकाल, यह सब हमारे देश की देन है। किसको? पार्लियामेंट्री सिस्टम को, यानी संसदीय शासन प्रणाली को भारत की देन कहा जाता है। जो यूपीएससी में देखिएगा आप लोग सवाल की पूछा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा में सवाल पूछा है कि कौन कौन से भारत की देन कहा जाता है, या निम्न में से कौन संसदीय व्यवस्था को भारत की देन है? अल्पकालीन सूचना का प्रश्न, शून्यकाल और स्थगन प्रस्ताव, ये 3 है जो हमारी अपनी उपलब्धि हम कह सकते हैं। सीक्वेंस में मैंने आपसे तारांकित, अतारांकित, अल्पकालीन सूचना के प्रश्न कहा। इसी के बाद जस्ट एक और होता है जिसे आधा घंटा की चर्चा कहा जाता है, हाफ आवर डिस्कशन। आधा घंटा की चर्चा। यह आधा घंटे की चर्चा क्या है? यह भी लाया जाएगा किस पर? पब्लिक अर्जेंट इशू पर, अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर। कौन सा? तारांकित, अतारांकित और अल्पकालीन सूचना के प्रश्न। विपक्ष के द्वारा जिन तारांकित प्रश्नों को पूछा गया, अतारांकित प्रश्नों को पूछा गया, अल्पकालीन सूचना के प्रश्नों को पूछा गया, सत्ता पक्ष में शामिल संबंधित मंत्री के द्वारा उन प्रश्नों का जवाब दिया गया। विपक्ष का यह कहना कि तारांकित या अतारांकित या अल्पकालीन सूचना के प्रश्नों पर इनके द्वारा जो भी जवाब दिया गया है, हम चाहते हैं कि सरकार और स्पष्टीकरण दे। हम चाहते हैं कि जिन तारांकित, अतारांकित और अल्पकालीन सूचना के प्रश्नों पर सत्ता पक्ष में संबंधित मंत्री के द्वारा उत्तर दिया गया, उस पर सरकार और वक्तव्य दे। या मैं ये भी कह सकता हूं कि इन तारांकित, अतारांकित और अल्पकालीन सूचना के प्रश्नों का जवाब जब दे दिया जाता है तो विपक्ष का यह कहना कि इसमें से फला विषय पब्लिक अर्जेंट इशू का है, अवलंबनीय लोक महत्व का विषय है, जिस पर हम चाहते हैं कि आधा घंटा और चर्चा किया जाए। अध्यक्ष ने अगर स्वीकार कर लिया तो निश्चित रूप से उस पब्लिक अर्जेंट इशू पर आधा घंटा और चर्चा होगी। और यह होता है कब? आधा घंटा की चर्चा सप्ताह में 3 दिन होता है। अल्टरनेट डेज है, सप्ताह में 3 दिन। सोमवार, मंगल, बुधवार और शुक्रवार। कब होता है? शाम को 5 बजे से 5:30
5 बजे तक। वर्किंग एडवाइजरी कमेटी ने यह तय किया कि आधे घंटे की चर्चा शाम को 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होगी। अब महत्वपूर्ण चीज इसके साथ ये देखिए कैसे सरकार को नियंत्रित किया जा रहा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में इस कार्यपालिका को कैसे व्यवस्थापिका नियंत्रित कर रही है, इस सरकार को कैसे व्यवस्थापिका नियंत्रित कर रही है, नियंत्रित करने के साधन कौन हैं, उन साधनों के रूप में मैंने चर्चा आपके सामने सिर्फ एक किया, क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल। उस प्रश्नकाल के दौरान सामान्यतः 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित, अल्पकालीन सूचना के प्रश्न। और उन्हीं तीनों प्रकार के प्रश्नों का जवाब देने के बाद विपक्ष में किसी सदस्य के द्वारा यह बात कही जाती है कि उनमें से फला विषय पब्लिक अर्जेंट इशू का है जिस पर हम चाहते हैं कि और आधे घंटे की चर्चा की जाए, सरकार उस पर और वक्तव्य दे और स्पष्टीकरण दे। तो उसी को सप्ताह में 3 दिन निर्धारित किया गया है। यह नियंत्रित करने के साधन है। इसके बाद 0 आवर की शुरुआत होती है। थोड़ा सा मैं आधे घंटे चर्चा की बात कर रहा था। अब इस पर एक और फैक्ट से आप जान लीजिए कि अगर विपक्ष का कोई भी सदस्य आधे घंटे की चर्चा करवाना चाह रहा है तो जरूरी है कि उसे कम से कम 3 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी। कितने दिन पहले? कम से कम 3 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी, एक बात। दूसरी बात कि ऐसे आधे घंटे की चर्चा करवाने के लिए जो प्रस्तावक होगा, वो जब प्रस्ताव लाएगा कि फला विषय पब्लिक अर्जेंट इशू का है और इस पर आधे घंटे चर्चा की जाए, तो उस प्रस्तावक के 4 अन्य सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। यानी आधे घंटे की चर्चा के लिए कम से कम 3 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी, एक बात। दूसरी बात कि जो आधे घंटे की चर्चा करने के लिए प्रस्ताव लाएगा विपक्ष के तरफ से, उसके साथ साथ 4 अन्य सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। इसके बाद भी लोकसभा अध्यक्ष इसे स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। इस पार्लियामेंट्री प्रोसेस के अंदर सरकार को कैसे नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रित करने के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण, जिसे हम नाम देते हैं 0 आवर, शून्यकाल, यह भी हमारे देश की देन है। 0 आवर, शून्यकाल। शून्यकाल ये 70 का दशक था, 60-70 का दशक था, जिसमें अखबारों में शून्यकाल पढ़ने को मिला। तो वहीं से एक परंपरा चली गई, शून्यकाल शून्यकाल। शून्यकाल कहते किसे हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। यानी संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के द्वारा जो सरकार के ऊपर नियंत्रण लगाया जाता है, उस नियंत्रणों में शून्यकाल का अपना एक अलग महत्व है। क्या महत्व है? अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। यानी विपक्ष के तरफ से इस शून्यकाल के दौरान कोई भी सदस्य सत्ता पक्ष में संबंधित मंत्री से प्रश्न करना चाहता है तो उसे अध्यक्ष के परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये देख लिए कितनी सजगता कि सरकार के पास बहुमत है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुमत के नशे में जो करना चाहे कर जाए। आप जो करना चाहो कर जाओ, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आपको उन किए गए कार्यों का हिसाब देना होगा। तमाम टीचर आज यूट्यूब पे हैं। मैं तो ऑफलाइन क्लास भी लेता रहा, आप लोगों को संभवतः जानकारी भी होगी कि ऑफलाइन क्लास जब ली जाती है तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, उनकी उत्सुकता होती है कि फलाने टीचर आए हैं, चलो इनसे सवाल पूछा जाए। पढ़ा रहा हूं, उद्देशिका पूछ दिया सुप्रीम कोर्ट से, पूछ दिया पार्लियामेंट से,
या गवर्नर से, कहीं से भी बच्चा सवाल पूछ दिया, तो उसके सवाल पूछने का सेंस देखिए। मैं तो उसको पॉजिटिव लेके चलता हूं, हमेशा चलता हूं कि बच्चा अगर सवाल पूछा है तो अगर हमें आता है तो मैं उसका सही जवाब दूं। तो एक इंटेंशन तो मेरा यह होता है कि चलो पॉजिटिवली उसका जवाब दो। बच्चे का इंटेंशन दो हो सकता है। पहला इंटेंशन कि इस सवाल का जवाब नहीं आता, चलो सर से पूछ के क्लास में जवाब ले लिया जाए। दूसरा इंटेंशन उसका यह भी हो सकता है कि पढ़ा रहे हैं प्रेम्बल, दूसरा टॉपिक से पूछा जाए, देखे इसको बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं, तैयार है या नहीं है। तो मैं तो ये कहूं कि जितने भी टीचर हैं, जो भी सम्मानित टीचर हैं, सारे के सारे सम्मानित जो टीचर लोग हैं, जो कंपटीटर को, एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं, उनके ऊपर तो 24 घंटा, यानी जब तक वो क्लास में मौजूद रहते हैं, उनके ऊपर तलवार लटकती रहती है। कौन सी तलवार? शून्यकाल की। बिना प्री इंफॉर्मेशन के टीचर से सवाल पूछा जा रहा है, तो सवाल तो उन पूछे गए सवालों का जवाब तो टीचर देगा। अगर नहीं दिया तो क्लास में नंगा होगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम की खूबसूरती देखिए कि ऐसे जीरो आवर में विपक्ष के सदस्य के द्वारा कोई भी अगर सवाल पूछा जाता है तो इसमें पूछने के लिए अध्यक्ष के अनुमति की कोई जरूरत नहीं होती। यही वजह होता है कि इस शून्यकाल में सत्ता पक्ष के तरफ से कम लोग होते हैं और विपक्ष की तरफ से संख्या ज्यादा होती है। सरकार के ऊपर नियंत्रण लगाने का शून्यकाल बहुत महत्वपूर्ण हथियार बन जाता है। लेकिन कंडीशन भी है